हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। दोस्तों, आपका वीरू द पॉलिटिक ट्रैक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th का जो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिर्फ MCQs टाइप का क्वेश्चन ही आने वाले हैं। 40 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस का ही होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 हम कोल्ड वार पर हम बना चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वालों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। दोस्तों, ये पार्ट 1 यहाँ पे राइट हो रखा है, लेकिन ये पार्ट 2 है, याद रखिएगा। ठीक है, पार्ट 2 का हम टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जर्मनी का जो राजधानी था वो कौन था। तो जर्मनी का राजधानी था बर्लिन। ठीक है, बर्लिन याद रखना बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्योंकि जर्मनी और बर्लिन को लेकर कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता ही है कि जर्मनी को हरा दिया गया था और पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका का नियंत्रण था और पूर्वी जर्मनी पर USSR का नियंत्रण था। ठीक है, तो इस तरह से जर्मनी का एक तरह से विभाजन हो रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बर्लिन का नाकाबंदी कब हुआ था। तो दोस्तों, बर्लिन का नाकाबंदी 1948 में हुआ था। ये बर्लिन का नाकाबंदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये समझते हैं हम। दरअसल क्या था कि पूर्वी बर्लिन जो था, पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे, सोवियत संघ के साइड वाले हिस्से के, वो सारे के सारे पश्चिमी जर्मनी में यानी पश्चिमी बर्लिन में वो भाग भाग कर रोज़गार की तलाश में, अच्छी सुविधाओं की तलाश में जा रहे थे और वहीं पे जाके बस जा रहे थे और वापस लौटते नहीं थे, जिससे बहुत तेज़ी से जो पूर्वी बर्लिन यानी पूर्वी जर्मनी है उसकी जनसंख्या घट रहा था और ये USSR को पसंद नहीं आया था। इसी वजह से USSR ने बर्लिन का नाकाबंदी कर दिया। ठीक है, इसके अंतर्गत पश्चिमी जर्मनी के जो भी ट्रांसपोर्ट है, सूचनाएं हैं, वो पूर्वी बर्लिन में नहीं आएगा और सेम पूर्वी बर्लिन के जितने भी सूचनाएं हैं, जितने भी यातायात सुविधाएं हैं, वो पश्चिमी बर्लिन में नहीं जाएगा और नहीं बताया जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया सूचना संचार प्रणाली को और यातायात प्रणाली को, जिससे पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी में नहीं जा रहे थे और पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी में नहीं जा रहे थे। तो इस वजह से USA और USSR के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव भी बढ़ जाता है। तो आई होप बर्लिन का नाकाबंदी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, बर्लिन का दीवार कब खड़ी हुई, कब बना बर्लिन का दीवार। तो दोस्तों याद रखिएगा, बर्लिन का जो दीवार 1961 में बना था। ठीक है, और ये कितने लंबा था ये बर्लिन का दीवार, तो 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबा था ये बर्लिन का दीवार। ठीक है, ये रातों रात बना दिया गया था, जिसकी वजह से जो पड़ोस के लोग थे, ठीक है, वो अचानक देखते हैं सुबह उठ के कि अरे ये दो भागों में बढ़ चुके हैं हम। ठीक है, एक पूर्वी बर्लिन, एक पश्चिमी बर्लिन। तो इस तरह से लोगों को काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ रही थी। ये बर्लिन का दीवार 1961 में बनता है और 28 साल बाद यानी 1989 में ये बर्लिन का दीवार तोड़ दिया जाता है बर्लिन के ही जनता के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, तो 61 में। कब गिराई गई, तो 89 में। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब यहाँ पे बर्लिन का दीवार जो खड़ी की गई थी, बनाई गई थी, तो उसी को लोग बर्लिन का नाकाबंदी समझ लेते हैं। तो नहीं दोस्तों, मैंने बताया था 1948 में सूचना संचार प्रणाली का बंद कर दिया गया था। ठीक है, यातायात प्रणाली को बंद कर दिया गया था कि पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी के लोगों से मेल जोल नहीं रख पाएंगे, उनकी जानकारियाँ प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सेम ऐसे ही पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी के बारे में नहीं जान पाएंगे, नहीं मेल मिलाप कर पाएंगे। तो इसी को बर्लिन का नाकाबंदी कहा गया था। बर्लिन का दीवार 1961 में बना था और 28 साल बाद गिर गया था, जर्मनी की ही जनता के द्वारा गिराया गया था। ठीक है, तोड़ दिया गया था। और ये कब गिरा था, 1989 में। दोस्तों, जब 89 में बर्लिन का दीवार जब टूट गया तो एक तरह से जर्मनी का एकीकरण यहीं से शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जर्मनी का एकीकरण की अगर बात करें तो प्रॉपर वे में 1990 में हुआ था।
अब हम कुछ शॉर्ट्स जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम एक बार कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाटो, सीटो, सेंटो, ये 3 सैन्य गुट है वो अमेरिका ने बनाया था। ठीक है, नाटो 1949 में, सीटो 54 में, सेंटो 55 में बनाया था। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हमें लाइन से याद करना है। कैसे? नाटो, सीटो, सेंटो, नाटो, सीटो, सेंटो, ताकि हमारा डेट ना अपने आप ही याद हो जाए। ठीक है, नाटो, सीटो, सेंटो अगर लाइन से याद करते हैं ना हम, तो 49, 54, 55, 49, 54, 55 ईजिली हमें ये तीनों का नाम और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये पता चल जाएगा हमें। ठीक है, अब नाटो का फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें नाटो, सीटो, सेंटो में तीनों में ही कुछ सिमिलर वर्ड दिख रहा है, वो है टू, TOTO। ठीक है, अब इसका मतलब एक ही होता है हमेशा, और वो होता है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज ही लिख के छोड़ दिया हूँ, ये गलती हो गया मेरे से, लेकिन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये नाटो को एक बार देख लेते हैं हम। तो नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? तो आप वर्ल्ड मैप देखिए, इस वर्ल्ड मैप में आपको देख ही रहे होंगे, ये पूरा की पूरा जो है ये है अटलांटिक महासागर। अब यहाँ से लाइन बीच में जो खींचा गया है वो मध्य रेखा, तो इससे ऊपर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक महासागर और उससे नीचे हो जाएगा साउथ अटलांटिक महासागर। और नॉर्थ अटलांटिक महासागर जो दिख रहा है उसके आसपास के पश्चिमी देशों ने मिलकर और एक ट्रीटी पे साइन किया और ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तो इसी वजह से नॉर्थ अटलांटिक वो सागर के नाम पे आ गया और ट्रीटी करके ऑर्गेनाइजेशन किया, तो इसलिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब हम सीटों की बात करते हैं। दोस्तों सीटों में देख रहे होंगे 2 पार्ट है इसमें भी। ठीक है, टू और सी। अब सी का मतलब एक बार देख लेते हो। तो दोस्तों याद रखिए, सी का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता है? सी मतलब तो समुद्र होता है, आपको पता है। SEA मतलब क्या होता है? समुद्र। लेकिन इसका फुल फॉर्म हम कुछ और ही निकालने वाले, तो इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन। याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी फुल फॉर्म ये काम आने वाला है। तो साउथ ईस्ट एशियन और TO का मतलब ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है सेंटो। अब सेंटो में देख लो, सेंटो को CEN को अलग अलग मत याद करना। CEN मतलब सेंट्रल हो जाता है और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम पढ़ लेते हैं नाम। दोस्तों नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो पहले नाम की स्थापना जान लेते हैं कब हुआ था। नाम की स्थापना 1961 में हुआ था यूगोस्लाविया में। ठीक है, जहाँ पे बेलग्रेड जो राजधानी है वहाँ पे हुआ था। अब नाम का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दोस्तों नॉन मतलब नहीं होता है, मूवमेंट मतलब आंदोलन होता है। ठीक है, और अलाइनमेंट जो है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो अलायंस मतलब क्या होता है? गुटबंदी बनाना, और अलायंस से ही अलाइनमेंट बना है। ठीक है, तो गुट में शामिल ना होने वाला आंदोलन, इसका मतलब निकल के आता है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है NPT। NPT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ सकता है आपको। इसको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, टी का मतलब तो हमेशा ट्रीटी ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, अब हिंदी में थोड़ा सा इसका ईजी होता है। ठीक है, तो हिंदी याद कर लेते हैं। तो NPT का हिंदी है परमाणु अप्रसार संधि। और NPT भारत में कब आया था? तो 1968 में, 1968 में ये आया था। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों CTBT। ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, CTBT और LTBT एक ही साथ याद करने वाले हम। CTBT LTBT में सिर्फ एक ही चीज़ अंतर दिख रहा है, वो है C और L। बाद बाकी तीनों जो TBT है वो सेम ही होगा। तो देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये CTBT का फुल फॉर्म है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा में। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के बीच में ना एक और वर्ड आप जोड़ सकती हो आपकी इच्छा अनुसार, वो है न्यूक्लियर। मतलब बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर को टेस्ट किया जा रहा था, परमाणु बम को टेस्ट किया जा रहा था ना, तो उसी चीज़ पर बैन करने के लिए ट्रीटी किया गया था। ठीक है, तो इसलिए आप ये भी बोल सकती हो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, नहीं तो आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी भी बोल सकते हैं। सेम LTBT की अगर बात करें तो LTBT का मतलब है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। आप लिमिटेड और टेस्ट के बीच में एक और वर्ड जोड़ सकते हैं ऊपर की तरह, न्यूक्लियर।
लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो ये पूरा फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। और ये CTBT कब आया था? CTBT आया था 1998 में, और LTBT 1960 के दशक में आया था। नेक्स्ट आगे हम एक बार कवर कर लेते हैं सॉल्ट और स्टार्ट। दोस्तों इन दोनों को हम पेयर बना के याद करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सेम है। और सेम क्या है? L और R, ये दोनों अंतर है, बाद बाकी सारा ही सेम है। देखो, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ये सॉल्ट का फुल फॉर्म है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब स्ट्रेटजी अंग्रेजी में अगर आपको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आता है तो हिंदी में ही लिख देना, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ठीक है। और स्टार्ट का भी सेम है, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। अब यहाँ पे देखेंगे टी का अलग से मीनिंग नहीं निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ST से ही स्ट्रेटजिक मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा आई होप कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे CIS की बात कर लेते हैं। दोस्तों 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और 15 देश अलग अलग हो गए थे सोवियत संघ के विघटन के बाद। अब 15 में से 13 देश 1991 में एक बार फिर से रीज्वाइन होते हैं, यूनियन होते हैं, ठीक है। और एक और संगठन की स्थापना कर देते हैं जिसे कहते हैं CIS। और CIS का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, जो देश किसी के पहले नियंत्रण में था, दबदबे में था, ऐसे देशों को कॉमनवेल्थ कहा जाता है, ठीक है। और पहले डिपेंडेंट स्टेट्स थी, लेकिन अब ये क्या हो गया है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स। स्टेट्स मतलब देश की बात चल रहा है यहाँ पे, राज्य की बात नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, आई होप इस चीज़ को आप समझ में आ गया होगा। हिंदी में अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट स्टेट यानी स्वतंत्र राज्यों का, ठीक है, राष्ट्रकूल, ठीक है, ये इसका मतलब निकल के आता है। अब हम देख लेते हैं अंकटाड का फुल फॉर्म। दोस्तों अंकटाड का फुल फॉर्म से पहले एक छोटा सा स्टोरी है, वो जान लेते हैं। आपको पता है कि शीत युद्ध के समय में, कोल्ड वार के समय में, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, जो बहुत आर्थिक रूप से क्या थे? कमज़ोर थे। तो ऐसे में उनका व्यापार को बढ़ाने के लिए, उनका विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यानी UNO के अंदर एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, सम्मेलन किया गया था। तो इसलिए इसे हम अंकटाड कह दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये अंकटाड कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था? कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये कॉन्फ्रेंस किस चीज़ को लेकर हुआ था? ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से आपको फुल फॉर्म याद हो गया होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरबाचेव विकेम प्रेसिडेंट, अच्छा यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है लेकिन प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, ऑफ USSR, यानी कि सोवियत संघ का राष्ट्रपति या फिर महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव कब बनते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1985 में सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। और जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, वो सोवियत संघ में जितने भी कमी था ना, उसको दूर करना शुरू कर देते हैं। जैसे सोवियत संघ में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, ठीक है, और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे। तो इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से ही सोवियत संघ में सुधार करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है USSR का विघटन कब हुआ, यानी USSR का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ, ठीक है। तो 91 में हुआ था, ठीक है। कोल्ड वार कब फिनिश हुआ? तो 91 में, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसी समय कोल्ड वार भी फिनिश हो गया। आपको पता ही है कि दो देशों के बीच में फाइट हो रहा हो तो एक जब तक हार नहीं मानेगा तब तक ये फाइट होता रहेगा। कोल्ड वार भी ऐसा ही था, दो सुपर पावर के बीच में कोल्ड वार हो रहा था, USA और SSR के बीच में। USSR जैसे ही विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, वैसे ही कोल्ड वार फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु कॉल्ड एज अ नेम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, सॉरी, हु कॉल्ड एज अ नेम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, यानी कि क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, दोज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हु कन्वर्ट देयर इकोनॉमी इनटू सोवियत इकोनॉमी, यानी कि
पूर्वी यूरोप के जिन जिन देशों ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में अपनी अर्थव्यवस्था बदल लिया, चेंज कर लिया, बदल लिया, तो उन्हीं देशों को हम क्या कहेंगे, दूसरी दुनिया के नाम से जानेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूर्वी यूरोप के जिन जिन देशों ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अपना ली, अपनी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के रूप में बदल ली, उन्हीं देशों को हम दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु कॉल्ड एज अ नेम ऑफ थर्ड वर्ल्ड। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, गलती से लिखा गया है, यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड होना चाहिए, यानी कि तीसरी दुनिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, दोज कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ नाम, यानी कि वे सभी देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आज शामिल है, उन सभी देशों को हम तीसरी दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज 5 थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस पीसफुली, यानी कि पंचशील का सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन आता है। और पंचशील के सिद्धांत पर बहुत इंपॉर्टेंट जीके भी बनकर आता है। तो चलिए जानते हैं हम 5 थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस पीसफुली, ये हमारा टॉपिक है, यानी कि शांतिपूर्ण पंचशील जो ये हमारा जो टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे। तो पंचशील एक समझौता किया गया था, ठीक है। पंचशील में जाहिर सी बात है 5 सिद्धांत है, ठीक है। और ये पांचों सिद्धांतों को मानने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है। और ये समझौता हुआ था 1954 में। और 1954 में इंडिया के तरफ से पंडित नेहरू जी थे और चाइना की तरफ से चाउ एन लाई थे, ठीक है। तो इस तरह से ये पंचशील सिद्धांत पर 1954 में दोनों देशों के बीच में ये समझौता होता है। और दोस्तों एक बार जान लेते हैं कि पंचशील में 5 जो थ्योरी है, ठीक है, 5 सिद्धांत है, वो कौन कौन सी है। तो पहला है डू नॉट अटैक म्यूचुअली, मतलब दोनों देश है ना, इंडिया और चाइना, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा सिद्धांत है डू नॉट इंटरफियर इन इंटरनल मैटर म्यूचुअली, यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखलंदाजी यानी इंटरफियर नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है कीप रिस्पेक्ट फॉर इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी म्यूचुअली, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता की सम्मान करेंगे, ठीक है। फोर्थ सिद्धांत है कीप फ्रेंडली रिलेशन म्यूचुअली सो बोथ कैन गेट प्रॉफिट, यानी कि दोनों ही देश ऐसा संबंध स्थापित करेंगे, ऐसा रिलेशन स्थापित करेंगे जिससे दोनों ही देशों को समान रूप से बेनिफिट प्राप्त हो। और लास्ट है पीसफुली को एग्जिस्टेंस, ठीक है, 5वां सिद्धांत है, यानी कि जियो और जीने दो का सिद्धांत। दूसरे बातों में कहो तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 सिद्धांत है किसमें, 5 थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस, ठीक है, यानी पंचशील के सिद्धांत में 5 सिद्धांत है। अगर पूरा विश्व अगर इन 5 सिद्धांतों पर चले ना, तो विश्व में अपने आप ही शांति की स्थापना हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो ये चीज़ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।